Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 17 and second chapter of the second year course. Electricity start में easy है, आसान चीज़ें. Electrical current definition, the flow of charges. ठीक है, current का मतलब होता है flow basically. Electrical current तो electric charges के लिए इस्तेमाल होता है. The flow of charges per unit time is known as electrical current. ये macroscopic equation है. चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन है. ये माइक्रोस्कोपिक है. NE डिवाइड बाई T. N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. T इज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्जेस फ्लोइंग आर मूविंग. ठीक है. तो ये माइक्रोस्कोपिक है. और याद रखें, माइक्रोस्कोपिक लैंग्वेज में या माइक्रोस्कोपिक पार्ट में इसको करंट डेंसिटी भी कहा जाता है. करंट डेंसिटी, इस इक्वेशन को करंट डेंसिटी भी कहा जाता है. ठीक है. सो ये माइक्रोस्कोपिक इक्वेशन है जिसको हम करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं. ये मैक्रोस्कोपिक है. फ्लो ऑफ चार्जेस, इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते, बस डायरेक्टली बल्क में हम देखते हैं कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लो करते हैं. अगर आप लोगों को करंट गिवन हो, टाइम गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो N इज इक्वल टू IT डिवाइड बाई E. इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम कर सकते हैं. N इज इक्वल टू IT डिवाइड बाई E. फॉर एग्जाम्पल, एक कंडक्टर है, उसमें 1 एम्पेयर करंट है. ठीक है. तो 1 सेकंड में उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे. ठीक है. तो N इज इक्वल टू IT डिवाइड बाई E. N इज इक्वल टू IT डिवाइड बाई E. 1 एम्पेयर करंट है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप इससे मालूम कर सकते हैं. करंट दो किस्म के, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक. कन्वेंशनल करंट, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस, और इसका फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है. ठीक है. ये आपके पास लेट सपोज बैटरी है, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ये आपके पास जो है प्लस माइनस, दिस इज R. तो देखिए, अगर मैं कन्वेंशनल करंट लू तो I पॉजिटिव मींस कन्वेंशनल करंट की बात मैं कह रहा हूं. सर्किट में करंट जो होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल. कन्वेंशनल करंट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल होता है. और इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लो पोटेंशियल होता है. किस बेस पे? देखो ना, अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ रहा हूं, ये खुद ब खुद नीचे जा रहा है, इसका मतलब है ये हाई पोटेंशियल और जमीन लो पोटेंशियल है. सो फ्लो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है. तो कन्वेंशनल करंट के लिए पॉजिटिव टर्मिनल ये हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल ये लो पोटेंशियल होता है. ठीक है. हाँ, एक बात याद रखिए, सर्किट में करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, करंट हाई से लो की तरफ होता है. और सोर्स में, इनसाइड अ सोर्स, करंट फ्रॉम लो टू हाई होता है. क्या मतलब है? अब देखिए ना, मैं अगर इस मार्कर के एग्जांपल दूं, मैं जमीन से उसको उठा रहा हूं हाई पोटेंशियल तक, तो मैं उठा रहा हूं, तो जमीन लो पोटेंशियल है, मैं लो से हाई की तरफ इसको उठा रहा हूं, क्योंकि ये खुद ब खुद यहां पर नहीं आ सकता. लेकिन यहां से अगर मैं छोड़ लूं तो ये खुद ब खुद लो पोटेंशियल की तरफ जा सकता है. बैटरी का काम भी यही होता है कि चार्ज हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं. ये काम बैटरी का होता है, टू पिक अप द चार्जेस फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. ठीक है. तो इस बेस पे हम कहते हैं कि इनसाइड अ बैटरी आर सोर्स द करंट इज फ्रॉम लो टू हाई, बट इन अ सर्किट द करंट इज फ्रॉम हाई टू लो. आप बुक में अगर पढ़े तो आपको ये बताया गया है कि जितने नेगेटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाए, द इफेक्ट प्रोड्यूसेस विल बी सेम. तो इसीलिए या तो आप इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में लिया करें या कन्वेंशनल करंट लिया करें, या तो इलेक्ट्रॉनिक करंट लिया करें या कन्वेंशनल करंट लिया करें. अगर आपको करंट के बारे में ना बताया गया हो कि इलेक्ट्रॉनिक है कि कन्वेंशनल है, तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे कन्वेंशनल.
ये बात ध्यान में रख ले। अगर एमसीक्यू में या प्रॉब्लम में आपको ना बताया गया हो कि करंट कौन सा है, ठीक है, ये बात याद रखें। तो कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, सही है, ये आसान चीज़ें हैं। आप इसमें और चीज़ देखिए, ये इक्वेशन थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपसे मैं पूछूं 1 एम्पेयर करंट है तो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल जो है इसके साथ लिख लूं कि I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, तकरीबन आता है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 18। ये 1 एम्पेयर अगर करंट हो तो 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर से तकरीबन, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, I 1 एम्पेयर, T 1 सेकेंड, E 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9, आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो आ जाएंगे। ठीक है, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। अच्छा, बैटरीज आपके पास जो होते हैं, बैटरीज जितनी भी होते हैं, बैटरीज आपके पास जितनी भी होते हैं, दे कन्वर्ट नॉन electrical energy into electrical energy, ये याद रखिए। आपके पास बैटरीज जो होते हैं, बैटरीज वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह, आपको पता है कि जो ड्राई सेल होते हैं या बैटरीज होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर को देखें, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल्स को देखें, थर्मोकपल्स थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉमन सोर्सेज है। आप देखिए, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये बैटरीज या सोर्सेज आपके पास जो है, अच्छा EMF सोर्सेज या इलेक्ट्रिकल सोर्सेज जितनी भी, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, देखिए, अगर कोई कंडक्टर के साथ आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, ये आपके पास कंडक्टर है, दिस इज अ, सही है, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मोशन करते हैं, वो रेंडमली मोशन करते हैं। सो देखिए, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मोशन करते हैं, सो नेट फ्लो क्या होगा, 0 होगा। नेट फ्लो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। और अगर नेट फ्लो आपके पास 0 होगा, सो नेट करंट विल बी 0। जब आप एक कंडक्टर को EMF सोर्स या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है, मैं यहां पर अगर ये कंडक्टर है और मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, प्लस माइनस Vs, ये आपके पास, ये सोर्स आपके पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, विद अ वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास होते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप एक बैटरी को, एक कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर ले और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाए,
दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स लेकिन एक खास डायरेक्शन में, अगर आप नेट फ्लो को देखें तो एक खास डायरेक्शन में होंगे, तो एक खास डायरेक्शन में। और याद रखिए तमाम इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज भी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास जो है, दिस इज द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, पुश। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स क्रिएट कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये हम एवरेज क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैज नॉट सेम वेलोसिटी, इसलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जरूरी पॉइंट ये है, ठीक है, दिस इज इन द रेंज ऑफ several सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये several सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत स्मॉल स्पीड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो स्मॉल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है। क्या मतलब है, अब देखिए ना, आपके घर में सर्विस तार आता है बिजली के पोल से, जो ही बिजली आ जाता है आपके घर में सारे वायर्स, जितने भी डिवाइस है वो सारे ऑन हो जाते हैं, बल्ब, फैन, उसी टाइम सब एक ही टाइम में ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिजली के पोल से देखें और घर तक तार देखें तो मीटर्स में होता है, लार्ज होता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेंटीमीटर में होता है। तो फिर किस तरह इंस्टेंटेनियसली सब कुछ ऑन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रिड स्टेशन से जो ही बटन ऑन किया जाता है तो सारे वायर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और सारे वायर में हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन जो ग्रिड स्टेशन के वायर से निकलो और यहां तक हमारे घर में पहुंच गए, नो। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, उसने तमाम वायर मूव किया, ड्रिफ्ट किया, पुश किया। ठीक है, तो इसलिए वो इफेक्ट जो होते हैं वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो उसका जो रेंज होता है वो सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। आपके बुक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा लें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स भी बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। इसकी बाकायदा इक्वेशंस है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ इतना जहन में रख लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द सोर्स पे डिपेंड करता है। आप पोटेंशियल बढ़ा ले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट के बजाय आप 10 वोल्ट बैटरी रख ले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक बात लिखी गई है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री है, हमने कोई बैटरी अटैच नहीं किया, ठीक है, या इस रूम में अगर इलेक्ट्रॉन है और वो एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इतना हाई होता है। लेकिन जब आप एक कंडक्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट कर जाता है तो फिर उसका वेलोसिटी जो होता है वो सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड में होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होता है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो फिर बाउंड होता है तो उसका वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वो सेवरल सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। ठीक है, ये बैटरी ही इसको मूव करवाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल करंट और इन चीज़ों में थोड़ा सा डिस्कशन आपके पास है। ठीक है, अच्छा, सर्किट में याद रखिए, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। अब फैन को देखें, वो ये रेजिस्टर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर जाता है, सम लॉस इन द फॉर्म ऑफ नॉइज, ठीक है, और हीट। ठीक है, आप ट्यूबलाइट को देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो रेजिस्टर्स आपके घरों में जो डिवाइसेस होते हैं ये रेजिस्टर्स ही होता है। फैन
ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट, ठीक है, टेलीविजन सेट वगैरह, ये सारे रेजिस्टर्स होते हैं। एंड रेजिस्टेंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स सर्किट को एनर्जी देता है, रेजिस्टर उस सोर्स ने जो एनर्जी सप्लाई की उसको यूज करते हैं, उसको कंज्यूम करता है। सोर्स जो कि बैटरी, जनरेटर वगैरह है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लायर होता है, और जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर होता है। सोर्स डिलीवर करता है एनर्जी, रेजिस्टर या सर्किट एनर्जी यूज करते, कंज्यूम करता है। और एक सर्किट मैक्सिमम कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? जितना सोर्स सप्लाई करते हैं मैक्सिमम उतनी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं लिख लूं कि सोर्स का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब यह है कि ये 1 कूलम चार्जेस को 20 जॉल एनर्जी दे रहा है, 20 जॉल एनर्जी दे रहा है। ठीक है, और रेजिस्टर मैक्सिमम 20 जॉल एनर्जी को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा फ्रॉम 1 कूलम चार्जेस। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं ओहम्स लॉ की तरफ। ओहम्स लॉ आपके पास है, दिस रिलेट एंड करंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओहम्स ने एक लॉ दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करवा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को रिलेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ओहम्स लॉ आपको क्या कहता है? ओहम्स लॉ आपको ये कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और पोटेंशियल एक ही चीज है। ठीक है, ओहम्स लॉ आपको कहते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ फिजिकल स्टेट of conductor is a constant. Physical state of a conductor is constant. और physical state कब constant होता है? When the temperature is constant. और जब temperature constant होता है तो resistance constant। ठीक है, यहां पर मैं लिख लूंगा I is directly proportional to 1 divided by R into I। ठीक है, और ये 1 divided by R आपके पास जो है, this is a proportionality constant। ठीक है, ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं ग्राफ पे, तो ग्राफ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये आपके पास V, ये आपके पास I, ये आपके पास -I और ये आपके पास -V। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसका ग्राफ आपके पास ये होगा, और ये कंडक्टर कहलाता है ओहमिक कंडक्टर। ये ओहमिक कंडक्टर कहलाता है। याद रखे 100% ओहमिक कंडक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, बट मेटल्स नहीं, मेटल्स, ठीक है, आयरन, कॉपर, सिल्वर वगैरह, दे आर कंसिडर्ड टू बी ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, वरना 100% ओहमिक कंडक्टर आपके पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहां से देखें, अगर आप स्लोप को देखें, तो स्लोप का फॉर्मूला तो हम लोग मैं सिखाता हूं 3rd नंबर चैप्टर में, फर्स्ट ईयर कोर्स में, फिर इजीली स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आ जाती है। स्लोप आपके पास जो होता है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये वर्टिकल पैरामीटर है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पैरामीटर है। ठीक है, तो स्लोप I डिवाइड बाई V, या दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R। सो याद रखे ओहमिक कंडक्टर में यहां पर हम जो बात करते हैं, ठीक है, कि आपके पास रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, तो I डिवाइड बाई V, ये आपके पास V है। ठीक है, ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, या इसको मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू
आई आर, ठीक है, और आई को मैं लिख सकता हूं वी डिवाइड बाय आर, ठीक है, वी डिवाइड बाय आर आपके पास बन गया है, ठीक है, या इसको फिर मैं लिख सकता हूं कि आई डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर। तो याद रखे ओहम्स लॉ में आई वी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप इज ऑलवेज फॉर एनी ग्राफ, आई वी ग्राफ हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो, वर्सेस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो ये बात याद रखें कि स्लोप आपके पास होता है दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और ये आपके पास आई डिवाइड बाय वी के बराबर होता है, या दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर। तो देखिए स्लोप कांस्टेंट, इट मींस 1 डिवाइड बाय आर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रखें, ये आप गौर से सुने, कौन सा कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर होगा अगर आई वी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो, अगर आई वी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है, एक बात स्ट्रेट हो, दूसरी बात, तीसरी बात इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी, ये सेकंड चैप्टर में या सेकंड ईयर की ज्यादा चैप्टर्स में अपोजिट अपोलैरिटी यूज होगा। तो पोलैरिटी अपोजिट करने का मतलब क्या होता है कि पहले जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स उल्टा कर लो, जहां पर पॉजिटिव होता है उसको वहां पर नेगेटिव लगा लो, जहां पर नेगेटिव होता वहां पर पॉजिटिव लगा ले। पोलैरिटी अपोजिट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब आप तीन बातें हैं ग्राफ में, फिर से सुने, ऑरिजिन से स्टार्ट हो, स्ट्रेट हो, तीसरा जब पोलैरिटी को रिवर्स किया जाए, पोलैरिटी को रिवर्स किया जाए तो सेम करंट पास हो रहा है जिस तरह पॉजिटिव पोलैरिटी में था। ये तीन प्रॉपर्टी जिस कंडक्टर के लिए होंगे, दैट कंडक्टर विल बी 100% ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। और देखिए 100% ओहमिक कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर आपके ज़हन में आ रहे क्यों पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट पास करते हैं, ठीक है, तो करंट जब पास होते हैं, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे एटम्स के साथ, और जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे एटम्स के साथ तो कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है, हमेशा हीट फॉर्म में होता है, थर्मल एनर्जी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसीलिए थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो रेजिस्टेंस कभी कांस्टेंट हम नहीं रख सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास 100% ओहमिक कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ लिमिटेशंस में जो मेटल्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस में चेंज इतना कम होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ओहमिक कंडक्टर। आप ये देखिए, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये थर्मिस्टर का है। थर्मिस्टर को आप देखिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है, तो ये आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप लोग फिलामेंट बल्ब के ग्राफ को देख लें, ठीक है, आप फिलामेंट बल्ब के ग्राफ को देखें तो वो इस तरह होता है, ठीक है। ये आपके पास अगर मैं ना भी लिख लूँ, ये आई ये वी, ठीक है, ये आपके पास फिलामेंट बल्ब या फिलामेंट का, ठीक है, ये भी आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है, ठीक है। और याद रखिए ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी है दे ऑल आर नॉन ओहमिक कंडक्टर, वो तमाम आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास जो है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज अ रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे
तो कंडक्टर उसके फ्लो को अपोज करेगा। और अगर मैं लिख लो कि रेजिस्टेंस का आपके पास जो कास होता है, ठीक है, कास, वो आपके पास होता है द collision ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स। ये आपके पास मेन कास है, ठीक है। collision, या बल्कि मैं लिख लूंगा फील्ड collision। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं ना, एक दूसरे के फ्लो को अपोज करेगा, बगैर टकराने के उसके फील्ड्स भी एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। ये इसके कास है, बट मेन कास collision ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद लेटेस्ट एटम्स होते हैं, ये मेन कास होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो कास होता है collision ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स, ठीक, ये मेन कास आपके पास होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस में लिख लूंगा दिस डिपेंड्स अपॉन, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मैं लिख लेता हूं डायमेंशन में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड स्टेट ऑफ कंडक्टर। कभी कभी टेम्परेचर और स्टेट को एक ही पॉइंट में लिखा जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर लिखा होता है तो फिर स्टेट को नहीं लिखा जाता, क्योंकि जब टेम्परेचर हम किसी चीज का चेंज करते हैं उसका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अलग भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड स्टेट ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस, इन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि हम एक एक जो है चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं एमसीक्यूज के लिहाज से, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशन डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशन डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस एंड इट्स डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहां पर ये हमारे पास जितने भी डिस्कशन है, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल वायर, ये सिलेंड्रिकल वायर के लिए है, किसी और शेप के लिए नहीं। दिस इज ओनली फॉर द सिलेंड्रिकल वायर। ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके पास लेंथ है, दिस इज लेंथ, ठीक है। एल मैं इसको लिख लेता हूं, एरिया एंड दिस इज लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर is directly proportional to the length of a conductor wire if the cross sectional area is kept constant। अगर cross sectional area आपके पास constant हो, अगर आप length conductor will be double, अगर आप length को half कर जाए resistance of a conductor will be half। तो experimentally भी ये verified है कि आप अगर length को double करेंगे resistance will be double। एक वायर था, उसका लेंथ L था, ठीक है, रेजिस्टेंस R था, अगर मैं एक दूसरा वायर उसी नेचर का लूं, ठीक है, और उसका लेंथ डबल हो, फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डबल होगा, 2R होगा, सही है। उसी नेचर वाला कंडक्टर वायर अगर आप ले रहे हैं और उसी एरिया वाला आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास लेंथ के चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया if the length of a conductor is kept constant। अगर आप लोग लेंथ को कांस्टेंट रख ले तो रेजिस्टेंस आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। तो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे पास एक वायर था, उसका एरिया A था,
रेजिस्टेंस आर था, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा वायर लूँ उसी नेचर का और एरिया में हाफ कर जाऊं तो रेजिस्टेंस विल बी डबल, ठीक है। अगर एरिया को मैं 4 टाइम कर लूँ तो रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिला लूँ तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, ठीक है। तो अगर मैं वायर के लेंथ को डबल दे, ये एमसीक्यू इसमें काफी ज्यादा हर बुक में मौजूद है। अगर मैं लेंथ को डबल कर जाऊं और एरिया ऑफ वायर को भी डबल कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस? नो चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मैं लेंथ को डबल कर जाऊं और एरिया को हाफ कर जाऊं, बन जाएगा, आप देखिए ना, लेंथ को डबल एरिया को हाफ, तो 2 ऊपर ले जाए 4। अगर मैं लेंथ को डबल कर जाऊं और एरिया को 3 टाइम डिक्रीज कर जाऊं, लेंथ को डबल एरिया को 3 टाइम डिक्रीज कर जाऊं तो 6, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास 6 टाइम बन जाएगा, ठीक है। तो लेंथ और एरिया को अगर आप चेंज करें दोनों को, तो फिर ये रेशो आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी खत्म कर रहा हूं तो मुझे कांस्टेंट पुट करना होगा, और यहां पर जो कांस्टेंट है ये रो, ये हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया रेजिस्टेंस का सिलेंड्रिकल वायर। ये इक्वेशन किसी और शेप के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल वायर के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। दिस इज द इक्वेशन फॉर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। स्मॉल आर रेडियस, कैपिटल डी आपके पास जो है ये डायमीटर। तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। सो आपके पास जो रेजिस्टेंस बन जाएगा रो एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, को लिख सकता हूं 4 रो एल डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर। और यहां से हमारे पास एक और पॉइंट भी आ गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ वायर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ वायर। अक्सर आपके पास जो है एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि रेडियस ऑफ वायर, एक वायर था उसका रेजिस्टेंस आर था, अगर हम उसी नेचर वाला वायर ले लें, ठीक है, लेकिन उस वायर का रेडियस हाफ हो, रेडियस क्या हो, हाफ हो, तो आर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर रेडियस हाफ हो तो रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कर जाऊं तो रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस, टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस और ये आपके पास क्या है, डायमीटर। आर स्क्वायर है तो देखिए रेडियस अगर आप वायर का डबल कर जाए तो रेडियस डबल 2 स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाए। अगर रेडियस को आप हाफ करें बाय कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, रेडियस हाफ, रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज, क्योंकि हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आपके पास इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन है जो मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, इसी किस्म के क्वेश्चंस जो है इसमें आ सकता है कि रेडियस, मैं इस तरह भी कह सकता हूं, एक वायर था, उसका लेंथ एल था, एरिया ए था,
मैं उसी नेचर का एक दूसरा वायर ले लूं, ठीक है, जिसका लेंथ डबल हो और रेडियस भी डबल हो, लेंथ भी डबल हो और रेडियस भी डबल हो, then the resistance of that wire will be dash. रेजिस्टेंस क्या होगा? तो लेंथ डबल टू रेडियस डबल टू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हाफ, तो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विल बी R डिवाइड बाय 2, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में इसी किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशंस आपको याद हो और इक्वेशन से आपको ये याद हो कि ये पैरामीटर किस पैरामीटर के डायरेक्टली है और कितने पावर के साथ है, या किस पैरामीटर के साथ इनवर्सली और किस पावर के साथ है, बाकी फिर एमसीक्यू करना आसान होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। यहां पर आप लोग देख लें, अगर मैं वॉल्यूम लिख लूं, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, और इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूं एरिया के लिए, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ, और अगर लेंथ के लिए मैं कर लूं तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं रेजिस्टेंस के इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं लिख लूं L इज इक्वल टू V डिवाइड बाय A, सो रेजिस्टेंस की इक्वेशन में लेंथ के बजाय ये पुट कर ले, तो आपके पास रो V डिवाइड बाय A स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सिलिंड्रिकल वायर in terms of volume and area, in terms of volume and area। अगर मैं area is equal to V डिवाइड बाय L को पुट कर लूं, अगर मैं एरिया को V डिवाइड बाय L पुट कर लूं, तो आप फार्मूले में रेजिस्टेंस के फार्मूले में एरिया को ये पुट करें। ठीक है, एरिया के फार्मूले में अगर ये पुट कर लूं तो रो L स्क्वायर डिवाइड बाय V आपके पास बन जाएगा। V इज द वॉल्यूम। So this is the equation of resistance in terms of volume and area. This is the equation of resistance in terms of length and volume. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि the equation of resistance in terms of volume and area of a cylindrical wire, the equation of resistance of a cylindrical wire in terms of length and volume, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने इससे ये आपके पास in terms of volume आ गए हैं। ठीक है, ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपके पास आंसर जो है वो आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, गौर से आप लोग सुने, जो कि हर बुक में और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तो ये होता है ना कि मेरे पास एक वायर था, उसका लेंथ L था, एरिया A था, वॉल्यूम V था, रेजिस्टेंस R था। मैं एक दूसरा वायर लूं जिसका लेंथ डबल हो, एरिया और सब कुछ सेम हो, फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक वायर था, उसका लेंथ L था, एरिया A था, वॉल्यूम V था, ठीक है, अगर मैंने उस वायर को खींच लिया, अगर आपने उस वायर को खींच लिया एंड द लेंथ बिकम्स डबल, एक बात याद रखिए, अगर आपने वायर को खींच लिया या स्प्रिंग को खींच लिया तो लेंथ तो बढ़ जाता है, और लेंथ जब बढ़ जाता है एरिया कम हो जाता है, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप रबर को देखें, रबर को आप खींच रहे हैं तो लेंथ तो बढ़ जाता है, एरिया कम हो जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो वही होता है ना, वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, अब आ जाए ये इक्वेशन मैंने क्यों लिख लिया, यहां से आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस आपके पास जो है नॉट वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख सकता हूं एक्सटेंशन के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये है,
अगर मैं एक वायर को खींच लूं, ठीक है, इज अ डबल, लेंथ डबल हो जाए, लेंथ डबल, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आपके पास उस कंडक्टर का क्या होगा? तो डबल, तो 2 स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक वायर को खींच लूं और उसका एरिया हाफ हुआ हाफ, तो एरिया हाफ, रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। रेजिस्टेंस आपके पास क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स आपके पास बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो एक तो आपके पास ये कंसेप्ट होता है कि आपने वायर को चेंज किया, इन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, चेंज किया, तो फिर लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, एरिया तो कुछ नहीं बताएगी, इट मींस द एरिया इज कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि इफ वी एक्सपेंड द वायर एंड द लेंथ बिकम्स डबल, ने चेंज लिया, लेंथ डबल, तो फिर आप ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक्सटेंड वायर, एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस इन अ वायर। अगर आप वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं लिख लूंगा आर प्राइम विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। इस तरह भी आप कर सकते। आर प्राइम द रेजिस्टेंस आफ्टर एक्सटेंशन एंड आर बिफोर एक्सटेंशन। तो अगर आपने वायर को खींच लिया एंड द लेंथ बिकम डबल, डबल एन आपके पास 2 होगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम कंप्रेस करें, इफ कंप्रेस्ड वायर, मतलब आपने वायर को कंप्रेस किया लाइक दिस, इस तरह आपने कंप्रेस किया, तो अगर आपने कंप्रेस किया लेंथ डिक्रीज, तो आर प्राइम आपके पास होगा दैट इज डिवाइड बाय एन स्क्वायर। आर प्राइम इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं और उससे भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। मैंने एक वायर को एक्सटेंड किया and the length becomes 3 times, the length becomes 3 times, या the area decreases 3 times। लेंथ अगर 3 टाइम इंक्रीज होगा तो एरिया 3 टाइम डिक्रीज होगा। तो यहां पर 3 पुट कर ले, 3 स्क्वायर 9, रेजिस्टेंस आपके पास 9 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप गौर से इसको सुने, ठीक है, और उस पर समझने की कोशिश करें। ठीक है, लेंथ अगर डबल होता है खींचने से तो एरिया हाफ होता है। लेंथ अगर 3 टाइम इंक्रीज तो एरिया 3 टाइम डिक्रीज। ठीक है, तो जितना टाइम चेंज आपको दिया गया होगा, एन आप वहां पर पुट करते जाए, आपके पास रेजिस्टेंस उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद रेजिस्टेंस एंड इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंस, और उसके बाद फिर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो ये आप लेक्चर 18 से पहले पहले एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बाकी सेकेंड ईयर कोर्स में जितनी भी चैप्टर्स है, ठीक है, इंशाल्लाह वो जल्दी होगा, फर्स्ट चैप्टर की तरह 17 और 18 लेक्चर्स में नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह 5 to 6 लेक्चर्स में आपका चैप्टर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।